टॉपिक्स पर आपने पकड़ बना ली है, इन्हीं टॉपिक्स को बार बार आपको रिकॉल करना होगा। प्रीवियस सेशन में यानी डे 1 में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग एमएस एक्सेल में जरूर पूछा जाता है। द सेल रेफरेंसिंग $9 is an example of which type of cell referencing in MS Excel 2024? MS Word, Excel और पावर पॉइंट का जो लेटेस्ट वर्जन है क्या वो 2024 है? जी हाँ। और 2024 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। $1 अगर आपको दिख जाए $B9 या $9, ये मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल है, यानी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आप सभी ने दिया, दैट इज मिक्स्ड। रिलेटिव का मतलब जिसमें कोई भी डॉलर का साइन ना हो, जहां ना तो रोज को लॉक किया गया हो ना तो कॉलम्स को। एब्सोल्यूट का मतलब $2 का साइन, यानी रो के आगे भी और कॉलम के आगे भी डॉलर, जबकि मिक्स्ड में या तो रो के आगे डॉलर लगेगा या तो कॉलम के पहले डॉलर लगेगा, यानी $A1 या $1। ऐसे ही ऊपर वाले एग्जाम्पल में $9 या $B9, ये दोनों ही आपके मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग के एग्जाम्पल हैं। बहुत बढ़िया। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइए इनके आंसर क्या होंगे, पढ़ो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन टाइप ऑफ IPv6? निम्न में से कौन IPv6 का ट्रांसमिशन प्रकार नहीं है? यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, एनीकास्टिंग? फटाफट बताओ। बिल्कुल सही। IPv6 की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो IPv6 क्या होता है? 128 बिट का एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 128 बिट का होता है, जो कि हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होगा, जानते हैं आप। और IPv6 ब्रॉडकास्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? नॉट लिखा हुआ है ना कि क्या नहीं करता है, तो आंसर है ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। क्या करता है IPv6 ट्रांसमिशन? यूनिकास्टिंग करता है 1 to 1, एनीकास्टिंग करता है और मल्टीकास्टिंग करता है। यूनिकास्टिंग, एनीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ये 3 काम होते हैं। IPv4 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है डेसिमल के फॉर्मेट में, और IPv6 इस तरीके से लिखा जाता है हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। क्लियर है? नेक्स्ट। डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी? ऐसी कौन सी कुकीज है जो आपको ट्रैक करती है, जो आपका पीछा करती है और आपकी गोपनीयता को एक्सेस करती है, और जो चीजें आप हाइड करते हैं उनको पब्लिश कर देती है? ऐसी कुकीज का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। परसिस्टेंट कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज, ज़ॉम्बी कुकीज या सेशन कुकीज? देखो यहां पर सबसे बढ़िया चीज है प्राइवेसी। ऐसी कौन सी कुकीज होती हैं जो आपकी प्राइवेसी को उजागर करती हैं, जो आपकी गोपनीयता को उजागर करती है, एक्सेस प्रोवाइड करती है? क्या आप खुद अपनी प्राइवेसी को किसी को बताते हैं? जी नहीं। क्या आपके घर वाले किसी को बताते हैं? जी नहीं। थर्ड पर्सन जो होता है वही आपकी प्राइवेसी को भंग करता है, यानी प्राइवेसी में हमेशा आंसर क्या आएगा? थर्ड पार्टी। तो क्या थर्ड पार्टी कहीं गिवन है? जी हां, दिस इज अ थर्ड पार्टी, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? तो जब कभी भी कुकीज और प्राइवेसी की बात होगी आंसर क्या होगा? थर्ड पार्टी। अब होता क्या है परसिस्टेंट, ये भी जान लो। परसिस्टेंट कुकीज दोस्तों वो कुकीज होती हैं जो ब्राउजर बंद होने के बाद भी रहती हैं। आपने ब्राउजर बंद कर दिया लेकिन फिर भी वो कुकीज डिलीट नहीं हुई, ऐसी कुकीज को परसिस्टेंट कुकीज बोलते हैं। सेशन कुकीज क्या होती हैं? ब्राउजर बंद किया और कुकीज डिलीट हो गई, दैट इज कॉल्ड अ सेशन कुकीज। जब ये डिलीट हो जाती हैं कब? जब आप ब्राउजर को कर देते हैं क्लोज, तो इसे बोलते हैं सेशन कुकीज। और ज़ॉम्बी क्या होता है दोस्तों? जो कभी मरता नहीं, दैट इज ज़ॉम्बी। ऐसी कुकीज जो डिलीट करने के बाद फिर से रिकवर हो जाए, रोल बैक हो जाए,
या फिर से आ जाएं, दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बी कुकीज, जो कभी डिलीट नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बीज। और प्राइवेसी की बात करें तो आंसर क्या होगा, थर्ड पार्टी कुकीज। समझ में आया, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट तीसरा बताओ, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल। जैसे ही आपने देखा क्या लिखा हुआ है, सिमिलर प्रोटोकॉल, क्या होगा यहां पर आंसर बताइएगा। समान प्रोटोकॉल, सिमिलर मतलब समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। राउटर, ब्रिजेस, गेटवे या डायल अप राउटर्स। हमने आपको बहुत बार बताया है कि सिमिलर प्रोटोकॉल, सिमिलर नेटवर्क, सिमिलर टोपोलॉजीज, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा, ब्रिजेस होगा। एक समान की जब भी बात होगी, समान प्रोटोकॉल, समान नेटवर्क, समान टोपोलॉजीज, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ब्रिजेस होगा। लेकिन अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट टोपोलॉजीज की बात होगी, डिफरेंट अगर शब्द मिल जाएगा, असमान मिल जाएगा, बिल्कुल सही, तो आंसर गेटवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस केस में आंसर, गेटवे। नेक्स्ट, द आस्की कोड ऑफ 7 इज। क्या आस्की का मतलब तो आप जानते हैं, अस्काई भी इसको बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन इंटरचेंज। आता है आपको लेकिन घमंड नहीं करते। यस, कह रहा है 7 का आस्की कोड ये है, तो बताइए व्हाट विल बी द आस्की कोड ऑफ 8। तो 8 का आस्काई कोड क्या होगा बताओ। 7 का आस्काई कोड ये है फलाना, तो बताओ 8 का आस्काई कोड इनमें से कौन सा होगा। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जब कभी भी आपको किसी भी नंबर का आस्काई कोड दिया होता है, इसका मतलब आखिरी की जो दोस्तों जो 4 बिट होती हैं, यही आपकी अस्काई होती हैं। यानी 7 क्या है, एक डेसिमल नंबर, आखिरी की 4 बिट देखो, क्या ये इसका बाइनरी है, जी हां। 7 का जो बाइनरी होगा 4 बिट में वो क्या होगा, 1110, राइट टू लेफ्ट। कैसे, एक बार देख भी लो। आप जानते हैं 1 2 4 8, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्या हो गया 1 2 4 8। किसको जोड़ें कि 7 आ जाए, तो आपने कहा 4 2 और 1 को जोड़ने पर 7 आएगा, यानी 4 2 1 की जगह पर क्या है 1 1 1, और 8 की जगह पर क्या आ गया 0। यानी यहां पर आपको सिर्फ क्या देखना है, आखिरी की 4 बिट देखनी है, क्या ये 7 को रिप्रेजेंट कर रही है, जी हां। तो 8 कैसे बनेगा, आपको बताना किसका है, आस्की कोड ऑफ 8। तो आखिरी की 4 बिट जरा ऑप्शंस में देखो, किसमें 8 रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, या इसमें 8 आ रहा है। 8 का बाइनरी नंबर कौन सा है, बिल्कुल सही। 8 का मतलब क्या हो गया, 1 2 4 8, यानी 8 की जगह पर 1 आ गया और 1 2 4 की जगह पर 0 0 आ गया। तो इसका मतलब कि जब आपने 8 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 4 बिट में क्या आया आपके पास में, 1000, है ना, यही तो आया। क्या कहीं पर दिया हुआ है लास्ट में 1000, देखो हाँ ये दिया है, बस यही देखना है आपको और लगा देना है आंसर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर हां तो जरा ये क्वेश्चन करके देखो। कह रहा है द आस्की कोड ऑफ द डिजिट 4 इज दिस वन। कह रहा है 4 का जो आस्काई कोड है वो ये है। व्हाट विल बी द आस्काई कोड ऑफ 9। 9 का आस्काई कोड क्या होगा, तो आपने कहा सर सबसे पहले हमें क्या देखना है, आखिरी के 4 नंबर। ये जो आखिरी के 4 डिजिट हैं क्या ये 4 बना रही हैं, क्या ये 4 बना रही हैं, जी हां। 1 2 4 8, 4 की जगह पर 1 है, बाकी जगह पे 0 0, यानी ये आपका 4 का बाइनरी नंबर है। तो 9 का बाइनरी नंबर कौन सा होगा, इन चारों में जरा देखो, 9 का बाइनरी नंबर इन चारों में कौन सा है, जरा मुझे बता दो फटाफट से। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। तो आपने कहा कि सर 9 का मतलब क्या है, 8 और 1 को जोड़ने पर 9 बनेगा, यानी 8 और 1 की जगह पर 1 1 आएगा और बाकी जगह पे 0 0 आएगा। क्या कहीं पर 1 0 0 1 लास्ट में गिवन है, जी हां, बस लास्ट वाला देखना है। लास्ट के 4 डिजिट आपने देखे,
ये मिल गया 1001, लगा दो आंसर। यानी दी करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर 1। स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं होता, बस लास्ट में आपको चेक करना होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। कह रहा इनमें से कौन सा स्टोर करता है किसको, प्रोग्राम्स को और डेटा को, जो कि सीपीयू जो है, प्रोसेसर जो है, वो करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। करंट वाली एप्लीकेशन को जहां स्टोर किया जाता है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैम या रोम, तो रैम रोम, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, रैम होगा, है ना। द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कहां स्टोर होते हैं, रैम में। और रैम किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का, तो लगा दीजिए आंसर। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी, है ना, ये सब आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी भी यही होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इनियक, एडवेक, ईटीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि ये किस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। ज्यादातर जो एसी वाले होते हैं, जिनके लास्ट में एसी लगा होता है ना, इनियक है, एडवेक है, ये सब किस पीढ़ी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ये एग्जाम्पल हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यानी फर्स्ट जनरेशन इज द राइट वन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में क्या आया, ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आया आपका क्या, द थर्ड जनरेशन इज आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन इज माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन इज नॉलेज बेस्ड सिस्टम, किप्स, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन के पार्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, among the secondary storage devices which is fastest। कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है, कौन सी फास्टेस्ट डिवाइस है, नाम बताइए। मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या एसएसडी। सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट है वो दोस्तों कौन सी है, एसएसडी है। सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस या सॉलिड स्टेट, है ना, एसएसडी किसका रिप्लेसमेंट है, हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क से जो बेटर वर्जन है वो क्या है, एसएसडी। सॉलिड स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिवाइस भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है, लेकिन सही इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट इज एसएसडी। एक पॉइंट और, मैंने आपको बताया था कि पेन ड्राइव, एसएसडी और मेमोरी कार्ड किस कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही, मेमोरी कार्ड या एसएसडी या पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में आती है। और फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, EEPROM का एडवांस्ड वर्जन, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैश मेमोरी। किसने बनाई फ्लैश मेमोरी, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, फ्यूजियो मैसियोको के द्वारा बनाई गई फ्लैश मेमोरी। याद रहेगा ना कॉन्सेप्ट, भूलेंगे तो नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कह रहे डैश टाइप ऑफ मैलवेयर, ये एक मैलवेयर का प्रकार है। मैलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाता है, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल, जो प्रिटेंड करता है, जो दिखाता है कि मैं बहुत उपयोगी हूं, बट एक्चुअली कंटेन अ मैलिशियस कोड, लेकिन होता नहीं, लेकिन होता वो मैलिशियस है। डैश एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में इसमें दुर्भावनापूर्ण कोड होता है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो दिखाता है कि मैं बड़ा शरीफ हूं लेकिन है नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रोजन होगा। रूटकिट क्या होता है, जो एडमिन राइट्स को ले ले। अगर आप फेसबुक के एडमिन हैं या व्हाट्सएप के एडमिन हैं या टेलीग्राम के एडमिन हैं, कोई दूसरा एडमिन ले ले, हैक कर ले, ये क्या होगा, रूटकिट, वो एडमिन बन गया, आप नहीं हैं। एडवेयर का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवेयर, और एडवेयर कभी भी मैलवेयर नहीं होते, है ना। एड तो अच्छे के लिए होते हैं,
लेकिन कुछ एडवेयर ऐसे भी होते हैं जिनमें वायरस या वॉर्म छुपे होते हैं, तो वो आपके मैलवेयर बन जाएंगे। स्पाईवेयर का मतलब जो मॉनिटर करता है आपके आईपी पैकेट्स को, जो कि निगरानी रखता है आपके पैकेट्स को कि कौन सा इंटरनेट पर पैकेट आ रहा है, कौन सा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्पाईवेयर, मॉनिटर करने वाले। नेक्स्ट, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255.255.255.240? बताइए, सबनेट मास्क 255, 255, 255.240 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं? होस्ट का मतलब सर्वर है ना, होस्ट का मतलब क्या होता है? सर्वर। तो हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से बताइए। आपने कहा कि सर सब में 255 है, आखिरी में भी क्या होता है? 255, तभी तो ब्रॉडकास्ट बनेगा। 255 माइनस 240, आखिरी में कितना होना चाहिए था? 255। तो 255 में क्या माइनस करेंगे? 240, क्या बनेगा? 15। अब जो आएगा उसमें 1 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 1 क्या आ गया? 14। ये 1 क्यों हमने माइनस किया? 1 का मतलब पैरिटी बिट, जो एरर चेकिंग के लिए यूज होती है सोर्स और डेस्टिनेशन पर, तो इसके लिए हम क्या माइनस करते हैं? 1, और 1 माइनस करने पे क्या आ गया? 14। तो आंसर इज 14। तो कैसे याद रखना है जल्दी में, अगर कभी भी क्वेश्चन में होस्ट पूछा जाए और एक आईपी एड्रेस आपको दिया जाए सबनेट मास्क वाला, तो उसमें जो आखिरी वाली बिट होगी, जो आखिरी ऑक्टेट होगा, उसको 255 से माइनस कर देना। होस्ट यानी सर्वर, सर कितने होते हैं? सर जो पढ़ाते हैं वो एक ही है, तो किस में से माइनस करेंगे? एक में से, ऐसे याद रखो। तो 15 माइनस 1 क्या हो गया? 14। दैट इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, विच मेथड बाईपास द सीपीयू फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर? बताइए, कह रहे कौन सी विधि कुछ प्रकार के डेटा स्थानांतरण के लिए सीपीयू को बाईपास करती है? पढ़ा है आपने, सीपीयू का काम होता है प्रोसेस करना, लेकिन अगर हम सीपीयू को ज्यादा बिजी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सीपीयू कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे प्रोसेस करना है या इनपुट आउटपुट वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, मैं करूं तो करूं क्या? तो सीपीयू का काम जो करता है वो कौन है? डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। क्या दिया है? जी हां, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पढ़ाया था ना मैंने। डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? सीपीयू कहेगा डीएमए कंट्रोलर से जाओ और जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वेस्ट हैं उनको आप हैंडल करो, और जब काम हो जाए तो मुझे बता दो, है ना। तो सीपीयू क्या करता है? सिर्फ काम को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, और काम की रिपोर्टिंग लेता है कि क्या काम फिनिश हो गया या नहीं हुआ। और इस बीच जितने भी यूजफुल इंस्ट्रक्शन हैं वो सीपीयू हैंडल नहीं करेगा, वो सब क्या हैंडल करेगा? डीएमए करेगा। और सीपीयू बिजी रहेगा उन कामों में जो कि बहुत जरूरी है। इनपुट आउटपुट का सारा काम कौन हैंडल करेगा? डीएमए कंट्रोलर। वेरी गुड। इन एमएस एक्सेल 365 which shortcut key is used to open the macro dialog box? बताओ, एक्सेल पूछें, वर्ड पूछें, पावर पॉइंट पूछें, किसी में भी मैक्रोस पूछा जाए कि एमएस एक्सेल 365, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? ऑल्ट F8। बिल्कुल सही लगाया आपने। आता सब कुछ है आपको, लेकिन आप घमंड नहीं करते, है ना, ये तो टैलेंट है आपका। तो ऑल्ट F8 क्या यूज होता है? मैक्रोस के लिए। और मैक्रोस का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पर्पस से रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने वाला क्या होता है? मैक्रोस। जरा मुझे बताओ कि मैक्रोस को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट द मैक्रोस? विजुअल बेसिक। शानदार, मजेदार, लज्जेदार। द आंसर इज विजुअल बेसिक। नेक्स्ट, among these which is not a fiber optic connector? इनमें से कौन सा फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर नहीं है? फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर मतलब जो फाइबर केबल्स में लगा होता है, जो आपकी कौन सी केबल्स? जो फाइबर केबल्स होती हैं उनमें जो आगे कनेक्टर लगा होता है वो कौन सा होता है? एससी कनेक्टर होता है, यस। एसटी होता है, जी हां।
LC होता है, जी हां। RJ45 नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? RJ45 इज द राइट वन। रजिस्टर्ड जैक 45, क्योंकि इसका यूज किस में होता है? RJ45 कनेक्टर्स का यूज होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में, जिसको ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? और फाइबर ऑप्टिक जो केबल्स हैं, इनमें कौन सा कनेक्टर यूज होता है? LC, SC, ST और FC, है ना? SC ST से याद रखना, SC ST, LC FC, ये सारे कनेक्टर किस में यूज होंगे? फाइबर ऑप्टिक केबल्स में। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है एमंग द गिवन स्टेटमेंट। पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, है ना? तुम लोग लापरवाह भी बहुत हो, जल्दी जल्दी में आते हुए क्वेश्चन गलत कैसे करने हैं कोई तुम लोग से सीख ले, है ना? फिर आके कहते हो शिट ये तो मुझे आता था, गलत हो गया। मत करना ऐसा, है ना? क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी सफलता की कुंजी होता है। किसी ने वो सही लगा दिया, आपने गलत लगा दिया, गई भैंस पानी में, है ना? ये मत करना। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, जरा बताओ। ईमेल जो है वो क्या केस सेंसिटिव है? जी नहीं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अपर केस और लोअर केस, कैपिटल या स्मॉल, कुछ कैपिटल में लिखना होता है, कुछ स्मॉल में लिखना होता है, कुछ ऐसा है क्या? जी नहीं, कैपिटल स्मॉल सब एक ही होता है ईमेल आईडी में, है ना? चाहे आप कैपिटल में लिख दीजिए या स्मॉल में लिख दीजिए। तो ईमेल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इनकरेक्ट हो गया। ईमेल इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1971, बिल्कुल सही। ईमेल फाउंडेड बाय रे टॉमलिंसन, बिल्कुल सही। सीसी इन ईमेल स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, बिल्कुल सही। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आंसर क्या बन गया? जो गलत है वो क्या है? ईमेल इज केस सेंसिटिव, दिस इज रॉन्ग वन। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क द की फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है, जरा बता दो। प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या होता है, आप जानते हैं ना? कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यही होता है शन वाला सारा काम। क्या कहीं दिया है? जी हां, दिस इज द राइट आंसर, डेटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क? बताओ। ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? ब्लूटूथ मतलब IEEE 802.15.1, 15 वाला पर्सनल एरिया नेटवर्क है, 15.1 ये ब्लूटूथ को दिखाता है। तो ब्लूटूथ मतलब क्या पैन होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा? जी हां, लगा दीजिए। नेक्स्ट, द डैश इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स। कह रहा है ऐसी कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट डिवाइसेस से? किससे? वायर से, केबल से जो कनेक्टेड होती है ऐसी डिवाइस। डैश एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग तारों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मॉडेम, ईथरनेट हब, रिपीटर या NIC, या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही। वायर का मतलब केबल, और केबल यहां पर कौन सी है? ईथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आंसर क्या बनेगा? मॉडेम तो हो नहीं सकता, ये केबल नहीं, रिपीटर भी नहीं, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, मैक एड्रेस जिसपे मेंशन होता है, ये भी नहीं। तो आंसर क्या बनेगा? ईथरनेट हब इज द राइट वन। और वैसे भी वायर्स का यूज करते हुए जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी होती है? हब टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, है ना? बस स्टार रिंग ट्री। और बस टोपोलॉजी में आपने देखा होगा कि हम लोग वायर्स का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर वायर्स किस रिस्पेक्ट में पूछा गया है? इन ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में, कि डैश इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो वायर्स यूज होती हैं। तो आप लोग ने देखा होगा नेटवर्किंग में कि केबल्स जो कनेक्टेड होती हैं वो कौन सी होती है? ईथरनेट केबल ही तो होती है। तो वहां से आंसर क्या बना? ईथरनेट हब इज द राइट वन। नेक्स्ट,
विच नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार्टेड आउट एज अ सिंपल पीयर टू पीयर लोकल एरिया नेटवर्क एंड इन्वॉल्व्स डेटा कम्युनिकेशन। क्या होगा? कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक सरल पीयर टू पीयर लोकल एरिया नेटवर्क में शुरू हुई और इसमें डेटा संचार शामिल है? तो आपने जैसे ही देखा पीयर टू पीयर, पीयर का मतलब दोस्त यानी सिमिलर टाइप ऑफ नोड्स। आंसर क्या बन जाएगा? मैश टोपोलॉजी। लगा दीजिए। सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल, सबसे विश्वसनीय अगर कोई टोपोलॉजी है तो वो कौन सी है? मैश है। होम ऑटोमेशन में जो यूज होने वाली टोपोलॉजी है वो कौन सी है? मैश है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस या टोटल नंबर ऑफ लिंक निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। याद है ना? तो अगर आपसे पूछे मैश टोपोलॉजी में कि टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस या टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ नोड्स आपको गिवन होगा, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 लगा दीजिएगा और क्वेश्चन के आंसर को जेब में रख के घर ले जाइएगा, है ना? दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइनेक्स? क्या है लाइनेक्स? जो कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। लाइनेक्स का ऐसा कौन सा घटक है यानी कंपोनेंट है जो हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स का वह प्रमुख घटक यानी कंपोनेंट है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? क्या होगा? GUI, कर्नल, शेल या एडिटर? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नल। आप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार का आर्किटेक्चर होता है जिसमें कर्नल दोस्तों क्या करता है? जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जैसे CPU हो गया, मेमोरी हो गई, डिवाइसेस हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब के साथ में जो इंटरेक्ट करेगा वो क्या होगा? कर्नल होगा। गेटिंग? और यूजर से जो इंटरेक्ट करता है वो शेल है। जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है वो क्या है? कर्नल, है ना? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 21? 21 का 2 का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक क्या है? जरा बताइए, निकाल लेंगे। 21 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, पहला काम। 21 क्या है? डेसिमल। इसको किस में कन्वर्ट करिए? बाइनरी में। तो आपने कहा 1, 2, 4, 8, 16, 32। 32 क्यों नहीं? क्योंकि 21 से कम वाला लिखते हैं, तो 21 से कम क्या है? 16। रुक जाइए, क्या ऐड करें कि 21 आ जाए? तो आपने कहा 16, 4, 20 और 1, 21, यानी 16, 4 और 1 की जगह पे 1, 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे 0, 0 आ जाएगा, लिख दो। लेकिन जो आंसर मांगा गया है वो तो 4 बिट में मांगे गए हैं, है ना? देखो यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो कितने बिट में गिवन है? 8 बिट में। यहां कितनी बिट हमारे पास में आ रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब कितनी बिट कम है हमारे पास? 3 बिट्स कम है। तो क्या हम 3 0 ऐड कर सकते लेफ्ट हैंड साइड में? जी हां, क्योंकि बिट तो हमें पूरी करनी होगी, तो हम 3 0 ऐड कर लेंगे। तो 1 0 1 0 1, ये तो दोस्तों यही रहा, और ये हमने 3 बिट्स को ऐड कर दिया 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 8 बिट में ये हो गया कन्वर्ट। अब हमें करना क्या है? 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां 0 है वहां 1 आ जाएगा, और जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा। कर दो, ये हो गया इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। अब 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे। तो जब 0 में 1 प्लस करेंगे इस तरफ तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 + 1 1, और बाकी सेम यही रहने वाला है। तो आंसर क्या आपको मिल गया? 0 में 1 ऐड करने पर आ गया 1, बाकी यही रहा 1 0 1 0 1 1 1, यानी द आंसर इज दिस वन। ये आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। 1 1 0 1 1, ये जेब में रख के घर ले जाइए, है ना? यही तो आया होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सबनेट मास्क ऑफ द क्लासफुल एड्रेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सबनेट मास्क। कह रहे सबनेट मास्क क्या होता है आप जानते हैं, क्लास ए का जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, ये होगा 255.0.0.0। क्लास बी का जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, 2 बार 255 होगा। क्लास सी का जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, 3 बार 255 होगा। ये क्लास सी का हो गया। और क्लास ए बी सी का ही तो सबनेट मास्क होता है, बाकी तो किसी का होता नहीं। ये हो गया गलत। तो क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, यही तो होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लासफुल एड्रेस का सबनेट मास्क नहीं है, तो ये आपके सबनेट मास्क हैं, लेकिन ये नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया, देख लीजिए। क्लास ए का ये हो गया, क्लास बी में 2 बार 255, क्लास सी में 3 बार 255। और नंबर ऑफ बिट क्या होती हैं, 8 बिट नेटवर्क आईडी, 16 बिट नेटवर्क आईडी क्लास बी, और क्लास सी में 888 यानी 24 बिट की होती है नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी हमेशा किससे बनती है, 1 से। ये हो गया। नेक्स्ट, इन HTML हाउ मेनी हेडिंग्स आर डिफाइंड, बताइए HTML में कितनी हेडिंग्स होती हैं, ये तो आप बता लेंगे। H1 से लेकर H6 तक, तो H1 से H6 कहां गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 में। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ क्यू इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे गेट्स फुल व्हेन। कह रहा है क्यू जो है वो फुल कब होगी, एरे का इस्तेमाल करते हुए। कह रहा है एरे का उपयोग करके एक पंक्ति को कार्यान्वित निम्न में से क्या होने पर पूर्ण हो जाता है, यानी फुल हो जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है अ क्यू इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे गेट्स फुल व्हेन। हम कैसे पता लगाएंगे कि क्यू जो है वो भर गई है, तो मैक्स में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसकी लिमिट क्या है ना, क्या ये भरी है, क्या उसमें कुछ इनपुट किया जा सकता है। तो हमेशा फुल के केस के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम साइज में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, रियर में से, है ना। फ्रंट और रियर का केस आपको पता है, फ्रंट मतलब आगे, रियर मतलब बैक साइड। फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, तो रियर इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज माइनस 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा अ क्यू इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे गेट्स फुल व्हेन रियर बराबर मैक्सिमम साइज माइनस 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग की, डेटाबेस में से की में पूछ रहा है, कॉन्स्ट्रेंट कंटेन बोथ डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज। कह रहा ऐसा कौन सा की है डेटाबेस में, डीबीएमएस में, आरडीबीएमएस में, यू कैन से, जो डुप्लीकेट भी वैल्यूज ले सकता है और जो नल वैल्यूज भी ले सकता है। निम्नलिखित में से किस कुंजी बाधा में डुप्लीकेट और शून्य दोनों मान को शामिल किया जा सकता है। प्राइमरी की तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी की कैन नेवर बी नल, प्राइमरी की कैन नेवर बी डुप्लीकेट, है ना। प्राइमरी की तो हो नहीं सकता, यूनिक भी नहीं होगा, कैंडिडेट भी नहीं होगा। आंसर इज फॉरेन की। फॉरेन की जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट और नल वैल्यूज कंटेन कर सकती हैं। तो आंसर इज व्हाट, फॉरेन की। फॉरेन की आप जानते हैं क्या होता है, अगर एक टेबल में एक प्राइमरी की है तो दूसरी क्या हो जाएगी जो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, फॉरेन की। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट, द डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन a.b+0 इज। देखो फॉरेन की में एक याद रखना, जब भी फॉरेन की के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहां पर 2 टेबल्स की बात की जाती है ना। 2 अलग अलग टेबल्स की बात की जाएगी। उसी टेबल में जो पहली वाली टेबल है उसमें जो प्राइमरी की होती है, उसकी जो प्राइमरी की होगी वही दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाएगी। ठीक, तो 2 टेबल में अगर यहां पर एम्प्लॉय आईडी है और वो आपकी प्राइमरी की है, तो दूसरे टेबल पर एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगी, फॉरेन की, है ना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो डेटाबेस में। यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो कह रहा है द डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज, फटाफट से बताओ। डुअलिटी मैंने पढ़ाया आपको, बहुत अच्छे से बताया भी है। बुलियन व्यंजक a.b+0 का द्विक यानी डुअलिटी का क्या होगा।
डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वेरिएबल कभी बदलते नहीं, यानी ए की जगह पर ए रहेगा, बी की जगह पर बी रहेगा, ये कभी नहीं बदलेंगे। बदलेगा क्या, डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कहां गया, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये प्लस में हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, और जीरो जो है वो 1 में हो जाएगा, है ना। यही तो कॉन्सेप्ट है कि डॉट को प्लस में कन्वर्ट करिए या प्लस को डॉट में, प्लस को डॉट में भी कन्वर्ट कर सकते, और जीरो की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0। यही तो होता है डुअलिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि ए की जगह पर ए है, डॉट की जगह पर क्या आ गया प्लस, बी की जगह पर बी रहेगा, वेरिएबल कभी चेंज नहीं होंगे, और प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जीरो की जगह पर क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। बस याद क्या रखना है कि एंड की जगह पर और की जगह पर एंड, ये दोनों हो सकते हैं, जीरो की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0। बस दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी इन बूलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। करो अपने आप, कह रहे पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने वाला परिणाम बताइए, इसका आउटपुट बताइए। जब इसमें पोस्ट फिक्स अप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, ये आपको गिवन है एक एक्सप्रेशन, है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन। तो इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट क्या आएगा जब पोस्ट फिक्स अप्लाई करेंगे। तो इस इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन नॉर्मल करना है ना, कुछ भी नहीं है, बस जैसे स्टैक में दिया है वैसे ही आपको इनपुट करते जाना है। तो पहले क्या गिवन है 10, लिख दो 10, फिर इसके बाद क्या गिवन है 5, लिख दो 5, फिर इसके बाद क्या है प्लस, लगा दो प्लस, ठीक, रख दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया, तो 10 और 5 क्या बन गया 15। अगली लाइन में आ जाओ, ये आ गया 15, फिर 15 के बाद क्या रखा है 60, ये रख दो, 60 के बाद क्या रखा है 6, ये रख दो, फिर क्या है डिवाइड, ये लगा दो। डिवाइड किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। तो 60 और 6 को डिवाइड करने पर क्या आएगा, 10 6 60, 10 आएगा। तो यहां पर क्या गया 15 बचा और 10 बचा, 15 बचा और 10 बचा। फिर इसके बाद कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई का, लगा दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 150, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150, ये आ गया 150। इसके बाद क्या है 8, लिख दो, और 8 के बाद क्या है माइनस का सिंबल, तो 150 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 142। क्या गिवन है, जी हां, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, लगा दीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्टफिक्स फॉर्म एफिशिएंटली। कह रहा है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल, यानी जरूरी है, जिसकी मदद से हम कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स के रूप में कुशलता पूर्वक परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। स्टैक का यूज तो होता ही है, यहां भी स्टैक है, यहां भी स्टैक है, यहां भी स्टैक है, ओहो, 3 ऑप्शन में स्टैक, यानी ये तो नहीं होगा। क्या ऑपरेटर के साथ में स्टैक यूज होता है, ऑपरेंड के साथ में होता है, जी नहीं, हमेशा ऑपरेटर ही डिसाइड करता है ना स्टैक की प्रायोरिटी को। हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटर बेस्ड, वेरी इजी, एन ऑपरेटर स्टैक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑपरेटर मतलब सिंबल्स, तो हम सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही तो अरेंज करते हैं, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, ऑपरेटर को। नेक्स्ट, सपोज अ स्टैक कंटेन एलिमेंट्स फलाना 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 फलाना। कह रहे सपोज करो कि स्टैक में ये एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40 50 60, ठीक। व्हाट वुड इट कंटेन आफ्टर 4 पॉप ऑपरेशंस। पॉप का मतलब निकालना, अगर 4 आइटम्स इसमें से निकाल लेंगे, 4 एलिमेंट्स निकाल लेंगे तो क्या बचेगा। मान लीजिए कि एक स्टैक में 10 20 30 40 50 60 है, तो 4 पॉप ऑपरेशन, पॉप का मतलब निकालना, के बाद इसमें क्या मिलेगा, बहुत आसान। तो आपने कहा कि इसमें क्या है 10 20 30 40 50 60, है ना, यही तो है। अब कह रहा है कि इसमें से क्या निकाल लें, 4 निकाल लें,
निकालेंगे कहां से? ऊपर से। पहले 60 निकालेंगे, फिर 50 निकालेंगे, फिर 40 निकालेंगे, फिर 30 निकालेंगे, 4 निकाल लिए, क्या बचा? 10 20 है ना, ये दोनों बचे। क्या ये ऑप्शन में गिवन है? जी हां, दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है ना। तो ये हमने रेड वाले निकाल लिए, क्या बचे? ये बचे 20 और 10। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इन अ स्टैक वी कैन एक्सेस द एलिमेंट। कह रहा है स्टैक में एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे? एक स्टैक में हम तत्व तक कैसे पहुंच सकते हैं? विच इज एंटर्ड एट बिगिनिंग, विच इज एंटर्ड एट लास्ट, फ्रॉम एनी पोजिशन, या ऑल ऑफ दीज? बताओ। स्टैक में जो हम एक्सेस करते हैं, बिल्कुल ये तो बहुत ही आसान है। हम जानते हैं जो लास्ट में एलिमेंट आएगा उसको पहले निकालेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल टॉप पोजीशन से ऊपर से निकालना शुरू करते हैं। तो आंसर क्या होगा? विच इज एंटर्ड एट लास्ट विल बी एक्सेस फर्स्टली। उसको पहले हम एक्सेस करेंगे, उसको पहले विड्रॉ करेंगे, उसको पहले डिलीट करेंगे, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अ रिकर्सिव प्रॉब्लम लाइक टावर ऑफ हेनोई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। टावर ऑफ हेनोई ये एक बहुत बढ़िया गेम भी आप कह सकते हैं, बहुत बढ़िया एक मेथड भी कह सकते हैं। कैन बी री रिटन यूजिंग विदाउट रिकर्शन यूजिंग। कह रहे रिकर्सिव प्रॉब्लम लाइक टावर ऑफ हेनोई कैन बी री रिटन, इसको दोबारा लिखा जा सकता है विदाउट रिकर्शन, बिना रिकर्शन के। किसका इस्तेमाल करके? स्टैक का यूज करके, है ना। रिकर्शन, टावर ऑफ हेनोई, ये किसका पार्ट है? स्टैक का ही तो है। आंसर इज स्टैक। क्या होता है टावर ऑफ हेनोई? एक बार देख लो। टावर ऑफ हेनोई का मतलब होता है कि जो सोर्स है, क्या है? जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है ये एक जैसा होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि सोर्स देखो 3 थे, इन तीनों को आपको ऑक्सिलरी यानी बीच में सेकेंडरी डिवाइस का यूज करके डेस्टिनेशन तक इसी सीक्वेंस में लेकर जाना है। तो यहां पर जैसे बना है, लास्ट में भी डेस्टिनेशन पर भी ऐसे ही बनाएं, लेकिन आप किसकी मदद ले सकते हैं? ऑक्सिलरी या सेकेंडरी किसी मदद की वजह से, किसी मदद ले के बीच में किसी मिडिल मैन की किसी हेल्प लेकर आप डेस्टिनेशन तक इसी क्रम में अरेंज करेंगे। लेकिन इसका एक नियम भी है, क्या? सबसे नीचे सबसे बड़ा आना चाहिए, उसके ऊपर उससे छोटा, उससे ऊपर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस क्रम में आपको अरेंज करना है। दिस इज कॉल्ड अ टावर ऑफ हेनोई। लेकिन बीच में आप ऑक्सिलरी डिवाइस की मदद ले सकते हैं ये काम करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? स्टैक। नेक्स्ट, इन अ प्रायोरिटी क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन एट। कह रहा है प्राथमिक कतार में प्रविष्टि और विलोपन यानी इंसर्शन और डिलीशन कब किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है? फ्रंट से, बैक से, मिडल से, या किसी भी पोजीशन से? हम जानते हैं क्यू में इंसर्शन और डिलीशन, प्रायोरिटी क्यू की जब हम बात करते हैं तो एनी पोजीशन से किया जा सकता है, किसी भी पोजीशन प्रायोरिटी देखकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन अ प्रायोरिटी क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन एट एनी पोजीशन, है ना। प्रायोरिटी क्यू की ये खासियत होती है, देखिएगा इन क्यू और डी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो आंसर क्या होगा? एनी पोजीशन। नेक्स्ट करो। कह रहा है टाइम टेकन फॉर एडिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ क्यू। टाइम टेकन फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट इन अ क्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, बहुत आसान है। कह रहे क्यू में जो इंसर्शन होगा, जो एडिशन होगा, वो कैसे होगा? किसी कतार में किसी तत्व को जोड़ने में लगने वाला जो समय है वो किस क्रम का होता है? हम जानते हैं ये कांस्टेंट होता है। क्यू में जो एडिशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का मतलब ओमेगा 1, कांस्टेंट का मतलब तुरंत, यानी ओमेगा 1। दैट इज द आंसर। सो द इन क्यू ऑपरेशन इन क्यू
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के केस में हमेशा क्या होता है, ओमेगा 1। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, आसान भी है। यार एरे इज अ ग्रुप ऑफ डैश डेटा टाइप। एरे जो है उसका डेटा टाइप कैसा होता है, सिमिलर, डिसिमिलर, रैंडम या ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि एरे के केस में जो ग्रुप बनेगा डेटा का वो सिमिलर एलिमेंट्स का ही होगा, डिसिमिलर तो होता नहीं है, रैंडम भी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है ना। तो एरे का मतलब क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप्स का ग्रुप। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, वेरी इजी। नेक्स्ट, द करेक्ट सिंटेक्स फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। एरे 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, लेकिन एरे को इनिशियलाइज करने का प्रोसेस क्या है, पहले बड़ा ब्रैकेट आना चाहिए और फिर करली ब्रैकेट, है ना। पहले बड़ा फिर करली, यानी कहीं गिवन है बड़ा और करली, बड़ा और करली, हाँ ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, लेकिन बीच में सेमीकोलन तो नहीं लगता, है ना, तो ये गलत हो गया। बीच में कॉमा लगता है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। तो करेक्ट सिंटेक्स फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वन डायमेंशनल एरेज num4 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन int array 25 will allocate dash bytes। जल्दी से बताओ, int array 25 जो है डिक्लेरेशन, वो कितने बाइट्स को आवंटित करता है। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, 2 multiply by 5, 10 इज द आंसर। बिल्कुल गलत। क्यों, समझ गए ना, बाइट्स पूछा है, तो बाइट्स में हमेशा क्या करते हैं, इंटीजर का बाय डिफॉल्ट साइज लेते हैं, और इंटीजर का बाय डिफॉल्ट साइज कितना है, 4। तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। बोलो समझ में आ गया। कह रहा है यहां पर क्या गिवन है, ये 2 का मतलब है 2 रोज और 5 का मतलब है 5 कॉलम्स, तो 2 इंटू 5 तो करेंगे ही करेंगे, कितने आ गए, 10 वेरिएबल्स। लेकिन इंटीजर का जो साइज है वो कितनी स्पेस है, 4 बाइट की, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 40 बाइट। तो बाइट्स में हमेशा जो भी आपको डेटा टाइप गिवन हो उससे उसकी स्पेस उसकी साइज से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, है ना। तो यहां कितना दिया था, 4 बाइट बाय डिफॉल्ट, ये याद रखना होगा आपको। तो आंसर क्या हो गया, 40 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू के मैप ग्रुप। बताओ, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नॉट बी कंबाइंड इन अ के मैप ग्रुप। के मैप में हम क्या करते हैं, 1 1 के 0 0 के पेयर बनाते हैं। कह रहे किसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते, कौन सा नियम नहीं है पेयर बनाने के लिए, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन के मैप समूह में संयोजित नहीं किया जा सकता। कॉर्नर्स इन दी सेम कॉलम, सही है। कॉर्नर्स इन दी सेम रो, कॉर्नर जो होंगे वो तो हम लोग लेते हैं ना, 4 के कॉर्नर, 2 के कॉर्नर, है ना, ताकि अगर फोल्ड करें तो वो मिल जाए, लेते हैं के मैप में। ओवरलैपिंग बिल्कुल लेते हैं आराम से। डायगोनल भी लेते हैं क्या, जी नहीं, डायगोनल्स कभी नहीं लेते। सेम कॉलम सेम रो के केस में लेते हैं, ओवरलैपिंग की कंडीशन भी लेते हैं, लेकिन कौन सा नहीं लेते, डायगोनल कॉर्नर्स नहीं लेते, है ना, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ऑर्डर फॉर एसक्यूएल क्वेरी इवैल्यूएशन। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा वैध क्रम है। वेयर से शुरू होगा, वेयर हैविंग ऑर्डर बाय डिस्टिंक्ट नहीं, ऑर्डर बाय डिस्टिंक्ट हैविंग वेयर बिल्कुल भी नहीं, वेयर डिस्टिंक्ट हैविंग ऑर्डर बाय जी नहीं। करेक्ट क्या होता है, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय हैविंग। हमेशा ग्रुप बाय हैविंग एक साथ आता है ना, ये तो आपको पता होगा। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऐसी तो लेते हैं, तो फ्रॉम और फिर वेयर कंडीशन के लिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट वन, है ना, आराम से दिख रहा है। बस ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए।
एसक्यूएल क्वेरी में जो सीक्वेंस है वो क्या है, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई हैविंग, ये वो सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग एसक्यूएल परफॉर्म करता है। तो फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई हैविंग सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और ऑर्डर बाई, है ना, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वेरीज हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये याद रखिएगा। और ग्रुप बाई के बाद हमेशा क्या आता है, हैविंग, है ना, इससे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट, ऑर्डर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। बताओ कितना आसान है। लिफो या फिलो क्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस डेटा संरचना में किया जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक हो जाएगा आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। ये लिफो कहें या फिलो कहें, बात तो एक ही है। नेक्स्ट, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज सुटेबल फॉर सर्किट इंप्लीमेंटेशन यूजिंग। बताओ कितना आसान। एसओपी जो है वो किसको एक्सप्रेस करता है, किस तरीके के गेट को एक्सप्रेस करता है। बूलियन व्यंजक को एसओपी रूप किसके उपयोग द्वारा परिपथ कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त करता है। आप जानते हैं कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं वो ज्यादातर किस पर काम करते हैं, एसओपी और पीओएस, है ना, ये यूनिवर्सल गेट पर ही काम करते हैं। मिन टर्म मैक्स टर्म कह लीजिए, एसओपी पीओएस कह लीजिए, है ना, ये किस पे काम करते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट पर। एसओपी काम करेगा किस पे, नैंड पे। ये याद रखना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑन दी नैंड गेट। तो बुलियन एसओपी फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज सुटेबल फॉर सर्किट इंप्लीमेंटेशन। एसओपी की मदद से कौन सा सर्किट हम बनाते हैं, दैट इज ऑफ नैंड। और अगर पीओएस पूछे, प्रोडक्ट ऑफ सम पूछे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर। पीओएस फॉर्म बुलियन एक्सप्रेशन इज सुटेबल फॉर सर्किट इंप्लीमेंटेशन यूजिंग, क्या नॉर गिवन है, जी हां, सेकेंड इज द राइट वन। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि अगर एसओपी दे दे तो नैंड हो जाएगा, और अगर पीओएस दे दें तो नॉर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट, डैश इज नॉट एन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू। जल्दी से बताओ, डैश एक संचालन है जो पंक्ति पर किया जा सकता है। कुछ गलत नहीं लग रहा, नॉट एन ऑपरेशन कह रहा है यहां पर, है ना, हिंदी में कुछ गलत सा लग रहा है। कह रहे ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो नहीं किया जा सकता क्यू में। इंसर्शन किया जा सकता है, डिलीशन किया जा सकता है, रिट्रीवल किया जा सकता है, ट्रैवर्सल क्या होगा, क्यू में ट्रैवर्सल नहीं होता, है ना, ट्रैवर्सल ट्री में होता है। समझ में आया, ट्री ट्रैवर्सल, हर एक नोड को विजिट करना ट्री में, दैट इज कॉल्ड अ ट्री ट्रैवर्सल। तो कह रहे क्यू में इंसर्शन हो सकता है, जी हां, डिलीशन हो सकता है, जी हां, रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जी हां, लेकिन ट्रैवर्सल किस में होगा, ट्री में, क्यू में नहीं। यस, अब देखो ये गिवन है ट्री, है ना, दिस इज अ ट्री, और यहां पर हर एक नोड को जब हम एक्सेस करते हैं इन ऑर्डर से, प्री ऑर्डर से, तो ये जो हमारा ट्री है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रैवर्सिंग। बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, दो तरीके की ट्री में ट्रैवर्सिंग होती है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, है ना, और एक इन डेप्थ में जाके ट्रैवर्सिंग। तो ये होती है आपकी क्या, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की ट्रैवर्सिंग। लेकिन ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या कोई क्यू में भी होता है, नहीं। नेक्स्ट करो, कह रहा फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन f बराबर एफ ए बी सी बराबर सिग्मा ऑफ 0 to 456। अच्छा, सिंप्लीफाइड आउटपुट विल बी, ये के मैप का यूज करके करना है ना, क्योंकि ये जो है ये के मैप के द्वारा ही तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सरलीकृत करना है, करो, इनमें से क्या आएगा आंसर बताओ। बहुत आसान है, कितने वेरिएबल्स गिवन है, 3 वेरिएबल्स, 2 की पावर 3, है ना, कितने वाला बॉक्स बनना चाहिए, जल्दी से बताओ, 2 की पावर 3 यानी 8 बॉक्सेस, बिल्कुल सही। ये तो आंसर आ गया, लेकिन आया कैसे जरा देखो।
टोटल बॉक्सेस आपने कितने बना लिए? 8, क्योंकि वेरिएबल्स कितने गिवन थे यहां पर? एक्स वाई जेड है ना पीछे। अच्छा एबीसी है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। यहां पे एबीसी कर लीजिएगा, ये देखो यहां सही है ना एबीसी। 8 बॉक्सेस आपने बनाए, ये है आपको सॉल्व करने के लिए ये दिया हुआ है। अब आपने क्या रखा इसमें? 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, नंबर रखी। अब 0 की प्लेस पर क्या आना चाहिए? 1। 2 की प्लेस पर क्या आना चाहिए? 1। 4 सेल में क्या आएगा? 1। 5 सेल में क्या आएगा? 1। 6 में क्या आएगा? 1 रख दो। अब पेयर बना लो। तो पेयर में सबसे पहले क्या देखते हैं? जो सबसे बड़ा पेयर बन रहा है, क्या कोई 4 का पेयर बन रहा है? ध्यान से देखो, 4 का बन रहा है ना। देखो एक ये ले सकते हैं 4 के लिए और एक ये ले सकते हैं, है ना। इनको मिला के 4 का बन गया। क्या कोई 2 का बन रहा है? अब 1 जो है वो खाली नहीं बचना चाहिए, ये एक 1 खाली बच रहा है, तो इसको किसके साथ मिला लें? ओवरलैपिंग कर लें इसके साथ में, तो ये हो जाएगा। बस सारे 1 कवर हो गए, खत्म कहानी, है ना। 1 सारे कंज्यूम होने चाहिए सबसे पहले बड़ा पेयर। तो बड़ा पेयर आपका ये बन गया, एक ये और एक ये, फिर ये ओवरलैपिंग बन गया। बोलो समझ में आ गया हाँ या ना? तो आइए देखते हैं। एक ये हो गया, है ना, और बड़ा पेयर आपका एक ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दीजिए। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बड़े वाले पेयर्स को। तो ABCD है ना, पहले क्या ये 3 है, ABC ये लिख दीजिए। पहला वाला सेल कौन सा है? ये वाला, इसका एड्रेस क्या है? 0 और 0 0, 3 बार 0। दूसरा सेल कौन सा है यहां पर? है ना, इसमें दूसरा है ये वाला, और इसका क्या हो जाएगा? 1 और 0 0, ठीक, 1 और 0 0। फिर क्या ले ले? फिर ये वाला ले ले, दिस वाला, ये वाला। तो इसका क्या है? 0 और 1 0। और इसका क्या है आपका? ये है इसका 1 और 1 0 एड्रेस, 1 1 0। अब इसमें देखो कॉमन कहां मिल रहा है? ए में कोई कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं, सब में अलग अलग हैं, 0 1 0 1। बी में कोई कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं। सी में कॉमन मिल रहा है? हाँ, सी में कॉमन मिल रहा है 0, और 0 किसको इंडिकेट करता है? बार को। तो क्या हो जाएगा? सी बार, है ना। ये तो आपको याद रखना होगा मिड टर्म। तो सी की जगह पर क्या हो जाएगा? 0 यानी सी बार। सी बराबर 0, दैट इज सी बार। समझ में आया? अगला देखो, ये जो हमें पेयर मिला था इसमें क्या मिल जाएगा? ABC लिख लो फटाफट। और इसका जो आपका एड्रेस है वो क्या है? 1 और 0 0। और इस वाले का एड्रेस क्या है? 1 और 0 1। और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? ये 1 मिल रहा है और ये 0 मिल रहा है, यानी A और B ये कॉमन मिल रहे हैं, 1 1 और 0 0। A का मान 1 है तो A आ जाएगा, और B का मान 0 है तो क्या आ जाएगा? 0 का मतलब बार यानी B बार। तो A B बिल्कुल सही है ना। क्या आ गया यहां पे? 1 0 एंड दैट इज AB बार। अब इसको मिला के लिख दो, प्लस करके लिख दो यहां पर। तो क्या आ जाएगा? पहले से आपका आया C बार और दूसरे से आया AB बार, प्लस करके बीच में लिख दीजिए। द आंसर इज C बार प्लस AB बार। यही तो ऑप्शन में था, है ना, दैट इज द राइट वन। बस ये जरूर याद रखना, है ना, ये कंफ्यूज मत करना वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट। बताओ, कह रहा द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर्स डिफर फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर्स बाय सिंगल बिट। वह कोड जहां पर सभी क्रमिक संख्याएं अपनी पूर्ववर्ती संख्या से केवल एक बिट से भिन्न होती हैं, वह कौन सा कोड है? ग्रे कोड। जहां दो सक्सेसिव नंबर्स में जो डिफरेंस होगा वो कितने बिट का होगा? एक बिट का, है ना, इसी को तो ग्रे कोड बोलते हैं। जैसे देख लीजिए 000 फिर 001, यहां पर 2 बिट तो सेम है आपकी 00, डिफरेंस किसमें? एक बिट में, है ना। ऐसे ही ऊपर किसी भी 2 बिट में आप कंपैरिजन करिए तो एक बिट में ही डिफरेंस मिलेगा, दैट इज अ ग्रे कोड। नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गेट और इन्वर्टर टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड। बताइए, किसी गेट या इन्वर्टर को अपनी स्थिति बदलने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है? गेट और इन्वर्टर जो अपनी समय
को बदलता है, जो अपनी स्टेट को चेंज करता है, जैसे 0 से 1 और 1 से 0, इसमें लगा जो समय है उसे प्रोपोगेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइज टाइम नहीं, डिके टाइम नहीं, चार्जिंग टाइम नहीं, दैट इज प्रोपोगेशन टाइम। मान लेते हैं इन्वर्टर गेट क्या होता है, जहां 0 1 और 1 0 हो जाए, वही तो इन्वर्टर है, और इसमें जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन टाइम। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए शोज द डैश ऑपरेशन। बताइए ये जो व्यंजक है ये किस प्रकार का ऑपरेशन दर्शा रहा है? एंड, पीओएस, एसओपी या नैंड? बताइए, ये तो देखते ही आपने पहचान लिया, दी ऑपरेशन इज पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये इसका एग्जाम्पल है ना। और ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर, बता दीजिएगा दिस इज पीओएस, मालूम है ना। पीओएस, एसओपी क्या देख के बताते हैं, मैंने कैसे याद कराया था आपको? प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले जो बाद में सम गिवन है वो पहले होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ सम में सम बाद में है और सम यहां देखो पहले है और इसका प्रोडक्ट है, तो आपका क्या हो गया? पीओएस हो गया। नेक्स्ट, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली। बताइए, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, एसओपी को क्या बोलते हैं? तर्क अभिव्यक्ति के विहित एसओपी रूप में केवल डैश होता है, मैक्सटर्म, मिनटर्म, सेल या लेटरल्स। ये तो बहुत आसान है, एसओपी का मतलब हमेशा क्या होगा दोस्तों? मिनटर्म, और पीओएस का मतलब क्या होगा? मैक्सटर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट किसको इंडिकेट करता है? मिनटर्म को, और पीओएस किसको इंडिकेट करता है? मैक्सटर्म को। तो अगर एसओपी लिखा हो तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनटर्म। अगर पीओएस लिखा हो, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली, तर्क अभिव्यक्ति के विहित पीओएस रूप में केवल कितने होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सटर्म हो जाएगा, है ना। ये तो आपको कई बार बता चुके हैं, ये तो आप लोगों ने जब के मैप बनाया था तब भी इसी को फॉलो कर रहे थे, है ना। एसओपी और पीओएस, मिन टर्म और मैक्स टर्म। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बताओ, कह रहा इफ अ टेबल है 6 टपल्स, एक टेबल है जिसमें 6 टपल्स हैं, टपल्स मतलब रोज, और 5 एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स, देन व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो उस टेबल की डिग्री क्या होगी और कार्डिनलिटी यानी रिलेशनशिप क्या होगी? बताओ, यदि किसी टेबल में 5 टपल्स और 7 एट्रीब्यूट हैं तो टेबल की डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होगी? तो आपको पता है कि डिग्री का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बताया था, डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो डिग्री यहां पर कितनी गिवन है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट देखो 5, आंसर इज 5। और कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ रोज यानी टपल्स, तो यहां पे कितने टपल्स गिवन है? 6, तो कार्डिनलिटी क्या हो गई? 6। तो 5,6 इज द राइट वन। डिग्री इज 5 एंड कार्डिनलिटी इज 6। नेक्स्ट, which of the following code is employed by K-map for simplification of Boolean expression? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कोड K-map द्वारा बूलियन अभिव्यक्ति के सरलीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? बूलियन एक्सप्रेशन को अगर हमें आसान बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? K-map का। लेकिन K-map का यूज तो करेंगे, लेकिन K-map जो है वो किसका यूज करता है? ग्रे कोड का यूज करता है। बिल्कुल सही। जब हम के मैप बनाते हैं तो 0001 1011 किसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं? ग्रे कोड के अकॉर्डिंग। एनबीसीडी तो कुछ होता ही नहीं है, एक्सेस 3 कोड के अकॉर्डिंग भी नहीं करते, बाइनरी कोडेड डेसिमल के अकॉर्डिंग भी नहीं करते। आंसर क्या होगा? ग्रे कोड। देखो, जब हमने आपको यह बताया था करना के मैप में, तो क्या बताया था कि जो अरेंज हम करेंगे 00 फिर 01 फिर 10 लास्ट में चला जाता है और 11 यहां आता है। क्यों? क्योंकि एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए, और 01 और 11 में आप देख रहे हैं जो लास्ट वाली बिट है वो सेम है, बस 0 और 1 में डिफरेंस है, एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए। यही ग्रे कोड होता है। और के मैप किसका यूज करता है? ग्रे कोड का यूज करता है। वेरी सिंपल।
Which of the following function is used to view elements at the front of the queue without removing it from the queue? बताओ क्या होगा इसका आंसर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा फलन का उपयोग पंक्ति क्यू के सामने के घटकों को पंक्ति क्यू से हटाए बिना देखने के लिए किया जाता है। टॉप ऑफ द एलिमेंट है ना, पीक फ्रॉम द टॉप का मतलब क्या होता है, व्यू फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू। ऊपर से देखना क्यू में क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अ पीक, है ना। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि स्टैक में भी जो टॉप होता है उसको हम लोग कई बार पीक बोलते हैं, वैसे ही आपका यहां पर भी होता है। नेक्स्ट, विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, बताओ। प्रेजेंटर व्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, ऑल्ट प्लस F5। प्रेजेंटर व्यू का मतलब जिसमें अगली वाली स्लाइड भी आपको दिखाई दे, है ना, जिसमें नेक्स्ट स्लाइड भी आपको दिखाई दे और करंट वाली स्लाइड भी आपको दिखाई दे, जिसमें आप यहां पर कुछ लिख भी पाए जो व्यूअर को ना दिखे, है ना। दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंटर व्यू और इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F5 होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम को रन टाइम पर लाइन दर लाइन अनुवादित और निष्पादित करता है। ऑल एट वंस एक साथ कौन करेगा, कंपाइलर। लाइन बाय लाइन करके कौन एग्जीक्यूट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, इंटरप्रेटर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। एक साथ कौन करता है, कंपाइलर। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अच्छा जी, कह रहे दो स्टेटमेंट नीचे गिवन है, इसमें से बताइए चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, सही कौन सा है। कंपाइलर जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, सही। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। कह रहे जो टच स्क्रीन वाले मॉनिटर्स होते हैं, जो टच स्क्रीन है जैसे मोबाइल की, वो इनपुट और आउटपुट दोनों है, बिल्कुल सही। टच स्क्रीन हम टच कर रहे हैं किससे, फिंगर से। फिंगर क्या हो गई, इनपुट। हमें दिख कहां पे रहा है, स्क्रीन पर, और स्क्रीन क्या होती है, आउटपुट। यानी जो टच स्क्रीन होती हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों मानी जाती हैं, ये बात भी बिल्कुल वैलिड है। तो आंसर क्या बनेगा, बोथ आर ट्रू इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू। कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को किसमें परिवर्तित करता है, ऑब्जेक्ट कोड, बाइट कोड, सिंटैक्स कोड या असेंबली कोड। बिल्कुल सही। कंपाइलर का काम क्या होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, यानी ऑप्शन 1 बन जाएगा सही जवाब। यही काम आपका इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन करेगा, ये ऑल एट वंस करेगा, है ना, डिफरेंस होता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड जो कि सेफ मोड होता है को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, बिल्कुल सही, कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से इनकॉग्निटो मोड ओपन करते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट वन, कंट्रोल शिफ्ट एन। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच द वेबसाइट। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन द्वारा किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। अगर हमें सर्च इंजन में सर्च करना है तो वो कौन सा प्रोग्राम होगा जो वेबसाइट तक पहुंचेगा, टू रीच द वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। सर्च ऑपरेशन नहीं, सर्च ऑपरेटर्स नहीं, MSN नहीं, स्पाइडर, जिसको वेब क्रॉलर भी बोलते हैं। तो सर्च इंजन में मदद कौन करता है, स्पाइडर मदद करता है, वेब क्रॉलर मदद करता है, जिसकी मदद से हमारी जो वेबसाइट हैं वो टॉप में आती हैं या नीचे आती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्पाइडर या वेब क्रॉलर। तो स्पाइडर दिया हो तो ये सही होगा, वेब क्रॉलर दिया हो तो ये सही होगा। विच क्लास ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर यूनिकास्टिंग। बहुत आसान, जल्दी से बताइए।
आईपी एड्रेस की कौन सी वर्ग, कौन सी क्लास यूनिकास्टिंग के लिए आरक्षित है? हम जानते हैं आईपी एड्रेस में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी रिजर्व होती है यूनिकास्टिंग के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ अ वेबसाइट। किसी वेबसाइट के सोर्स कोड को कैसे देखें? सोर्स कोड, किसी भी वेबसाइट का अगर सोर्स कोड देखना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, शिफ्ट प्लस यू या कंट्रोल प्लस यू? शिफ्ट प्लस एस तो होगा नहीं, कंट्रोल एस भी नहीं होता, शिफ्ट यू भी नहीं होता। कंट्रोल प्लस यू इज द राइट वन टू विजिट द सोर्स कोड ऑफ अ वेबसाइट, है ना। अगर हमें उसके कोड को देखना है वेबसाइट के तो क्या करते हैं? या तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लीजिए, सोर्स कोड को देख लीजिए, या कंट्रोल यू कर दीजिए। नेक्स्ट, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। विक्रेता द्वारा निर्मित प्रोग्राम संशोधनों को क्या कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। वेंडर जो प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैचेस, एंटीवायरस, होल्स या नेट्स? करेक्ट आंसर होगा पैचेस, यानी फ्री मिलने वाले जो ऑनलाइन बग को रिमूव करने के टूल्स हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैचेस। बग यानी एरर को रिमूव करने वाले फ्री ऑनलाइन टूल्स आर कॉल्ड व्हाट? पैचेस। यही तो पूछ रहा है। नेक्स्ट, द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6578 इज, बताइए 6578 का नोवा पूरक क्या होगा? कैसे निकालते? जितनी डिजिट्स गिवन है उन सबको 9 से माइनस करते हैं, आ जाएगा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। यानी 9 को 6 से माइनस करिए, 9 को 5 में से माइनस करिए, 9 को 7 में से माइनस करिए, या 9 को 8 में से माइनस करिए। या ये भी कह सकते हैं कितनी डिजिट है यहां पर? 1 2 3 4, 4 बार 9 लिखिए और माइनस कर दीजिए 6578 से, आ जाएगा आंसर। तो 4 बार 9 माइनस 6578, आंसर इज 3421। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश इज अ स्मॉल एप्लीकेशन, छोटी सी नन्ही मुन्नी एप्लीकेशन, इत्तू सी एप्लीकेशन, डिजाइन टू रन विद इन अनदर एप्लीकेशन। बताइए, डैश एक छोटी एप्लीकेशन है जिसे अन्य एप्लीकेशन के भीतर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे क्या बोलते हैं? जो इमोजीज होती हैं, है ना, एक तरीके की स्मॉल एप्लीकेशन क्या है? इमोजीज। उन्हें क्या बोलेंगे? स्क्रिप्ट नहीं, वेब पेज नहीं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग नहीं, एप्लेट यस, है ना, दिस इज कॉल्ड एप्लेट, जिनको जावा में डिजाइन किया जाता है। तो एप्लेट्स आर अ स्मॉल एप्लीकेशन डिजाइन इन जावा प्रोग्रामिंग विच इज डिजाइन टू रन विद इन अनदर एप्लीकेशन, है ना। हम इनको देखो किसी दूसरे एप्लीकेशन में भी लगा देते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना। तो ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन जो किसी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर भी रन करती हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लेट्स। नेक्स्ट, डैश फर्स्ट लॉन्च द इंटरनेट इन इंडिया। इंटरनेट इंडिया में सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? ऑन 15th of August 1995, डैश वॉज द फर्स्ट आईएसपी ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट किसने लॉन्च किया? डैश ने पहली बार 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट लॉन्च किया, और डैश ने विश्व का पहला आईएसपी था। तो इंडिया का जो पहला आईएसपी है वो कौन है? भाई साहब नहीं लगेगा, नहीं, बीएसएनएल तो नहीं है, वीएसएनएल है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और दुनिया का जो पहला है वो क्या है? टेलीनेट। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। विदेश संचार निगम लिमिटेड, वीएसएनएल, जिसको अब टाटा कम्युनिकेशन ने हायर कर लिया है ना। अब वीएसएनएल किसका हो गया? टाटा कम्युनिकेशंस का। और दुनिया का जो पहला है वो क्या है? टेलनेट। याद रखिएगा ये नाम। टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड और यूडीपी मतलब कनेक्शनलेस। टीसीपी मतलब एक्नॉलेजमेंट, यूडीपी मतलब नो एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी मतलब स्लो, यूडीपी मतलब फास्ट। कह रहा है ये किस ओएसआई मॉडल
लेयर का काम है टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स को मैनेज करना। बिल्कुल सही। हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर इज द राइट वन। यस। नेक्स्ट, इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन इन आईपी वर्जन, इन आईपीवी वर्जन 4 यानी IP4 की बात हो रही है, इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एग्जैक्टली कितने डॉट होते हैं, सिंबल्स एंड डैश ऑक्टेट। कह रहा है IPV4 में डॉट कितने लगे होते हैं और ऑक्टेट कितने होते हैं, बताओ। IPV4 एड्रेस में डॉट कितने लगे होंगे, 3, और ऑक्टेट कितने होंगे, 4। क्या 3 और 4 कहीं गिवन है? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। देखो 192.168.100.1 अगर ये एक IPV4 एड्रेस है तो इसमें डॉट यानी पीरियड जिसको बोलते हैं कितने हैं, 3, और यहां पर ऑक्टेट कितने हैं, 1 2 3 4। तो आंसर इज 3,4। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ MS Excel डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। MS Excel का कौन सा घटक सक्रिय सेल का पता निर्दिष्ट करता है, एक्टिव सेल का एड्रेस जहां पर डिस्प्ले होगा, दैट इज कॉल्ड अ नेम बॉक्स, और जहां वो दिखेगा फॉर्मूला वो होगा फॉर्मूला बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स इज द राइट वन। ये आपका एक्टिव सेल है और एक्टिव सेल का जो एड्रेस दिख रहा है A1 वो कहां दिख रहा है, दैट इज इन द नेम बॉक्स। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज अ डैश कंप्यूटर स्टोरेज चिप, इट इज मेड अप ऑफ डैश। अभी बताया था फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लैश मेमोरी एक डैश कंप्यूटर स्टोरेज चिप है, ये डैश से बनी होती है। फ्लैश मेमोरी टेम्परेरी है या परमानेंट, है ना, पहले तो ये बताओ, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, टेम्परेरी या परमानेंट। तो टेम्परेरी का मतलब होता है वोलाटाइल, ये वोलाटाइल तो होती नहीं, यानी टेम्परेरी तो होती नहीं, तो फर्स्ट भी कट जाएगा और थर्ड भी कट जाएगा। फ्लैश मेमोरी कैसी होती है, परमानेंट, यानी ऑप्शन 2 या 4th में से कोई एक होगा। आगे क्या कह रहा है, इट इज मेड अप ऑफ, फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ EEPROM। क्या EEPROM इन दोनों में से कहीं गिवन है? जी हां, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, लगा दीजिए। नेक्स्ट, 5G वॉज डेवलप्ड बाई, 5G से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बड़ा पॉपुलर रहा है और कई सारे एग्जाम्स में 5G से क्वेश्चन पूछते भी हैं। 5G किसने डेवलप किया, 3GPP, गूगल, IBM और रिलायंस। द करेक्ट आंसर इज 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इनके द्वारा डेवलप किया गया क्या, 5G 5th जनरेशन, है ना। 5G कम्युनिकेशन आता है ना, 5G सिग्नल्स, 4G सिग्नल्स, तो 5G किसने डेवलप किया है, 3GPP के द्वारा, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, 5G इज डिजाइन टू डिलीवर पीक डेटा रेट अप टू, कह रहा है 5G को अधिकतम डेटा दर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। तो 5G के केस में जो डिलीवरी पीक डेटा रेट है वो कितना है, 20 Gbps, है ना। जो मैक्सिमम ये दे सकता है वो कितना है, दैट इज 20 Gbps। देख सकते हैं 5G स्पीड इसकी 20 Gbps पीक बताई गई, गीगाबिट पर सेकेंड, और डाउनलोड अल्ट्रा HD मूवी इन 10 सेकेंड, यानी जो अल्ट्रा HD मूवी है उसको आप इसमें 10 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा वादा किया गया 5G के केस में, है ना, जो कि है नहीं। ग्राउंड पर असलियत कुछ और, लेकिन लिखा हुआ है वो कुछ और, है ना, दावे हैं वो कुछ और। नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बताइए पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, C++, जावा टाइप। तो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, दैट इज साइम्यूला। और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी है,
स्मॉल टॉक। तो पहली अगर पूछेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? साइम्यूला। और अगर प्योर ऑब्जेक्ट पूछेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? स्मॉल टॉक। आंसर यहां क्या होगा फर्स्ट के केस में? साइम्यूला। समझ में आया? नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? कह रहे ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो हल्की फुल्की है, जो आईओटी में यूज की जाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, लेकिन लाइट वेट है? MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड अ लाइट वेट। दैट इज द करेक्ट वन, MQTT। नेक्स्ट, HTML टैग्स आर प्लेस्ड बिटवीन। HTML मतलब वेबसाइट डेवलप करने के लिए 3 लैंग्वेजेस फेमस हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और HTML के जो टैग्स हैं वो किसके बीच में लगाए जाते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, है ना। HTML टैग्स आर प्लेस्ड बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। यही तो है एंगुलर ब्रैकेट। नेक्स्ट, अ डैश फाइल इज एन MS Excel फाइल format that is the standard for storing tabular data in the text form। बताइए, एक डैश फाइल एक MS Excel फाइल फॉर्मेट है जो टेबुलर डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करने के लिए मदद करता है। तो एक्सेल फाइल जो टेबुलर फॉर्मेट में होगी, क्या वो CSV होगी? यस। कॉमा सेपरेटेड बाय वैल्यूज, है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉमा सेपरेटेड बाय वैल्यूज, दैट इज CSV। आप लोग ने देखा होगा इंटरनेट पर, वेबसाइट पे जब हम कोई डाउनलोड करते हैं एक्सेल टाइप की फाइल, तो वो किस में डाउनलोड होती है? CSV फॉर्मेट में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावरपॉइंट स्लाइड शो? MS पावरपॉइंट स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? अब बुद्धिजीवी लोग आते हैं और आंसर लगाते हैं क्या? PPT या PPTX, क्योंकि उन्होंने देखा MS पावरपॉइंट का फाइल एक्सटेंशन तो लेटेस्ट वाले का PPTX है, पुराने वाले का PPT है। जी नहीं, यहां स्लाइड शो का पूछ रहा है, और स्लाइड शो का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? PPS होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, .PPS फॉर स्लाइड शो। समझे? और अगर पावर पॉइंट फाइल का पूछते, लेटेस्ट वाले का PPTX और ओल्ड वाले का PPT होता। समझ में आया? नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईथरनेट एड्रेस? ईथरनेट एड्रेस में कितनी बिट होती है? ईथरनेट एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस में होती हैं 48 बिट। लगा दीजिए सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गूगल क्रोम जो ब्राउजर है वो किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? जी नहीं। ओपन सोर्स में लाइनेक्स, एंड्रॉइड, ब्राउजर में आपका मोजिला फायरफॉक्स, क्रोमियम, है ना, ये आ जाते हैं। क्या ये फ्रीवेयर है? बिल्कुल सही, फ्री में मिलता है, फ्रीवेयर है। क्या शेयरवेयर है? जी नहीं। पहले फ्री में बाद में पैसे मांगेगा क्या? नहीं। एंटरटेनमेंट? बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर इट इज अ फ्रीवेयर, फ्री में मिलने वाला सॉफ्टवेयर या ब्राउजर, दैट इज अ गूगल क्रोम। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल T इन MS वर्ड? MS वर्ड में कंट्रोल T का कार्य क्या है? जस्टिफाई द पैराग्राफ अलाइनमेंट? नहीं। हैंगिंग इंडेंट? जी हां, दैट इज द करेक्ट वन। रीडू द लास्ट एक्शन? ना। अंडू? कंट्रोल Y कंट्रोल Z होते हैं ये तो हैंगिंग इंडेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर कंट्रोल T। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है जरा समझो। पहली लाइन को छोड़कर बाकी सब को इंडेंट करना, मार्जिन करना, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। देख लो, हैंगिंग इंडेंट इज यूज्ड टू इंडेंट ऑल लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ एक्सेप्ट द फर्स्ट। पहली लाइन को छोड़कर बाकी सबको इंडेंट करना, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का उपयोग किसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों को इंडेंट करना। देखो, बाकी सारी लाइंस हमने अरेंज कर दी ना यहां पर एक सिस्टमैटिक मैनर में, जिसका राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है, लेकिन पहली लाइन को छोड़कर,
दैट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+T. Dash refers to a standard for the Ethernet network technologies that use a thicker version of coaxial cable. कोएक्सियल केबल दो तरीके की आती है, एक तो मोटी और एक पतली. थिकर वर्जन को बोलते हैं 10⁵ और पतली वाली को बोलते हैं 10⁵2. ट्विस्टेड पेयर को बोलते हैं 10⁵T. तो क्या ट्विस्टेड पेयर की बात हो रही है? नहीं, ये होगा नहीं. क्या पतले वाले वर्जन की बात हो रही है, थिन वर्जन की बात हो रही है कोएक्सियल केबल में? नहीं, 10⁵2 भी नहीं होगा. मोटे वाले वर्जन की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड 10⁵5. दिस इज द राइट वन. अब जरा देखिए, कोएक्सियल केबल जो कि मोटी वाली है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, दिस वन, ये क्या है, 10⁵5. इसको थिकनेट भी बोलते हैं या RG8 भी बोलते हैं. जो पतली वाली कोएक्सियल केबल आपको दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड 10⁵2. इसको थिननेट भी बोलते हैं और RG58 भी बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा. नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? ओपन सोर्स मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसका सोर्स कोड भी हम देख पाए और जिसके कोड में हम चेंजेस भी कर पाए. 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए. लिब्रा ऑफिस क्या ओपन सोर्स है? जी हां. पाइथन प्रोग्रामिंग भी ओपन सोर्स है और मोजिला फायरफॉक्स भी ओपन सोर्स है. तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. नेक्स्ट, अ सबनेट इज दिस वन, 22 CIDR. हाउ मेनी यूजेबल होस्ट आर देयर? बताइए. एक सबनेट मास्क, एक सबनेट गिवन है दिस. जो CIDR है वो कितना है? 22. इसमें कितने उपयोग योग्य होस्ट होंगे? बहुत आसान. कैसे निकालते हैं? IP एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है. यहां कितना गिवन है CIDR? 22 का. 32 में से 22 को माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा? 10. 2 की पावर 10 कर देंगे, कितना मिलेगा? 1024. बाइनरी के फॉर्मेट में IP एड्रेस है ना, तो क्या आ जाएगा? 1024. और 1024 में कितना माइनस करेंगे? 2. क्यों? एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन वाले के लिए. तो कितना आ जाएगा? 1022. क्या गिवन है? जी हां. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला इस तरीके का. तो हमेशा जो CIDR होगा उसको किसमें से माइनस करेंगे? 32 में. 10 आ गया, जो आएगा उसको 2 की पावर में लिखेंगे. टोटल IP 1024, और जो निकल के आएगा यूजेबल होस्ट उसको 2 में से माइनस कर देंगे. तो आंसर आ जाएगा आपका क्या? यूजेबल होस्ट. नेक्स्ट, अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव. जो फुल एडर का लॉजिक सर्किट होगा उसमें क्या होगा? कैसे याद कराया था आपको? फुल एडर का मतलब याद रखिएगा 32 दांत, पूरे दांत 32. 32 का मतलब 3:2. 3:2 कहीं गिवन है क्या? ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही होगा. 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड अ फुल एडर लॉजिक सर्किट. देखो, फुल एडर लॉजिक सर्किट में इनपुट आपके हमेशा कितने होंगे? 3 ABC, और जो आउटपुट निकलेंगे वो कितने होंगे? 2, एक S और एक C आउट, है ना. ये देखिए, तो आंसर क्या होगा? 3 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 81. आउट ऑफ 80 स्कोर किया कितना? कौन बताएगा? बताइए कमेंट करके. और क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है जरा पढ़िएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ IP एड्रेस इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग. मल्टीकास्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ग का IP एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है? मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सा क्लास है IP एड्रेस का, ये आपको बताना है. उम्मीद है कि आपको पता होगा कि क्लास C, क्लास D, क्लास A, क्लास B में से कौन सी क्लास मल्टीकास्टिंग को रिप्रेजेंट करती है या आता है, बताएंगे नहीं.
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ हो, मजा आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तैयारी करना, कॉन्सेप्ट पढ़ के टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एमसीक्यूज, पीडीएफ्स की मदद से, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इन पर्टिकुलर कोर्सेज से। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इन कोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है ना, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।